एक ऐसा जख्म दिया था जिसने बहुत देर तक लहू बहाना था। सरवत, मैं ऐसा तो नहीं था, मैं तो कभी ऐसा नहीं था। फिर तुमने क्यों सोचा इस तरह? सारी दुनिया मुझे मुल्जिम ठहरा देती, लेकिन तुम तो ऐसा ना करती। तुम तो कह देती कि नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। उसने प्यार किया है, बड़े सब्र से जुदाइयों का जहर पिया और आइंदा भी पिएगा। ये इन लोगों में से है जो मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत के नाम पर बड़ी खामोशी से ज़िबा हो जाते हैं। उफ तक नहीं करते, आह तक नहीं भरते। ये मेरी ज़िंदगी को लोहू लुहान कैसे कर सकता है? ये मेरे शरीके हयात को मुझसे कैसे छीन सकता है? तुम को कह देना था ऐसे। मैंने तसव्वुर में उसे मुखातिब किया। हवा चल रही थी, धीरे धीरे वो तेज होती गई। फिर उसने आंधी की सी शक्ल इख्तियार कर ली, मगर 1-2 दिन पहले बारिश हुई थी, इसलिए इस आंधी में गर्द नहीं थी। हवा की शिद्दत देखकर यूसुफ ने खला में से सर बाहर निकाला और बोला, ताबिश अंदर आ जाओ, हमने जगह बना ली है। नहीं, मैं ठीक हूँ, वैसे भी मेरा बाहर रहना जरूरी है, मैंने खुश्क लहजा में कहा। उसने दोबारा कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन फिर मेरे तासरात देखकर खामोश रह गया। यूं लगता था कि उसने भी बस खुजत ही पूरी करने की कोशिश की है, वरना मुझे अंदर बुलाने की उसे कुछ ज्यादा चाहत नहीं थी। हवा साई साई कर रही थी, दरख्तों और झाड़ियों के हेवले दीवाना वार झूम रहे थे। खुश्क पत्ते उड़ते हुए आते और मेरे चेहरे से टकराते। तेज हवा की काट से बचने के लिए मैं थोड़ा सा तिरछा होकर बैठ गया। अंदर शायद यूसुफ और सरवत थक कर लेट गए थे। मुझे उनकी बातों की भनभनाहट सुनाई नहीं दे रही थी। मेरे ज़हन में एक बार फिर हवेली के खूनी हंगामे की फिल्म से चलने लगी। यकायक मैं चौंक सा गया। मुझे वो मंजर याद आया जब सरनो छोटे कमरे में छुपी हुई थी और उसका दादा निहालों के पाले नामी शख्स से बातें कर रहा था। इस गुफ्तगू में ननकाना साहब का नाम भी आया था। मुझे एक और बात याद आ गई। जब चंद रोज पहले मैं पाकिस्तान में था और जोधपुर के करीब करियाना फरोज लतीफ़ के घर में रह रहा था, तो लतीफ़ ने मुझे चौधरी अनवर गंजे के बारे में कुछ बातें बताई थी। इन बातों में उसने किसी ऐसी सिख लड़की का जिक्र भी किया था जिसका किसी पाकिस्तानी सिख से रोमांस चला था और वो इससे शादी करने के लिए किसी तरह ननकाना साहब पहुंच गई थी। मगर बाद में उस लड़की को जबरदस्ती फिर से उसके वालिदैन के पास इंडिया भेज दिया गया था। इस लड़की को चौधरी अनवर के जरिए ही दोबारा बॉर्डर पार कराया गया था। तो कहीं ये सरनू वही लड़की तो नहीं थी? मैं सोचता रहा और हैरान होता रहा। अभी मैं यकीन से कुछ नहीं कह सकता था, लेकिन अगर ये वाकई वही सिलसिला था तो फिर इसको कोई बड़ा ड्रामाई अंजाम होना था। एन मुमकिन था कि ये सरनू नामी लड़की फिर से ननकाना साहब पहुंच जाती। रात आखिरी पहर में मुझे कनूदगी महसूस होने लगी, लेकिन राइफल फिर भी मेरी गोद ही में रही। मेरी समात इर्द गिर्द की आवाज़ों और आहटों पर लगी हुई थी। एहतियातन मैंने मोबाइल भी ऑफ कर दिया था। मैं नीम कनूदगी की कैफियत में दरख्त के सहारे नीम तराज था। मुझे लग रहा था कि दिन चढ़ाया है और दरख्तों पर लातादाद परिंदे चहचहा कर एक नई सुबह का ऐलान कर रहे हैं। अचानक मुझे लगा कि पिस्तौल मेरी पतलून की जेब में नहीं है। मुझे इसका वजन और चुभन महसूस नहीं हुई। मेरा हाथ बेसाख्ता पतलून की जेब पर आया। जेब खाली थी। पहला ख्याल जहन में आया कि पिस्तौल जेब से फिसल कर घास पर गिर गया है। मैं तड़प कर उठ बैठा। खबरदार है, एक चंगारती हुई आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। मेरे सामने यूसुफ फारूकी खड़ा था। उसके चेहरे पर एहजानी कैफियत थी, आंखों में खौफ आमेज तैश के लश्कारे थे। उसने पिस्तौल दोनों हाथों में बड़ी मजबूती से पकड़ रखा था। बैरल का रुख मेरे सर की तरफ था। वह जुनूनी अंदाज में धड़ा, खबरदार, मैं गोली चला दूंगा, मैं गोली चला दूंगा। वो इतने सख्त तनाव में था कि घबरा कर भी ट्रैगर दबा सकता था। मैं अपनी जगह साकत बैठा रह गया। उसने टांग की जोरदार ठोकर से राइफल को मुझसे 7-8 फुट दूर कर दिया। फिर उसे हाथ से उठाकर मजीद कुछ पीछे फेंक दिया। वो एक साथ के लिए भी मेरे चेहरे से निगाहें नहीं हटा रहा था। उसे जैसे डर था कि मैं हवा बनकर उड़ जाऊंगा। पिस्तौल दोनों हाथों में थाम कर उसने ऐन मेरे सर का निशाना लिया और चिल्ला कर बोला, सरवत, बड़ा बैग लेकर बाहर आ जाओ। चंद सेकंड बाद सरवत हाथों और घुटनों के बल चलकर खला में से बाहर निकल आई। दिन की रोशनी में उसके रंजीदा चेहरे पर कई खराशे और नील नजर आ रहे थे। नील तो यकीनन कल रात की उस खींचा तानी का नतीजा थे जो सरदारों की हवेली में उससे हुई थी। खराशे रात के वक्त दरख्तों और झाड़ियों में से गुजरते वक्त आई थी। इसका रंग बर्फ की तरह सफ़ेद हो रहा था। वो यूसुफ के करीब खड़ी होगी। मैंने कहा, यूसुफ, तुम वही बेवकूफ़ी कर रहे हो जो तुमने रात को की थी। तुम अकेले यहाँ से निकल नहीं सकोगे। वो फिर चिंगाड़ा, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है हमें तुम्हारी ज़रूरत। तुम हमारा पीछा छोड़ दो, दफ़ा हो जाओ। मुझे तुम्हारा पीछा करने का कोई शौक नहीं है। सरवत की मजबूरी देखकर मैं इसके साथ यहाँ आया हूँ और हालात ने साबित किया है कि मुझे आना चाहिए था। बकवास बंद करो। तुम सरवत की मजबूरी देखकर नहीं, अपनी मजबूरी से यहाँ आए हो। और तुम्हारी मजबूरी क्या है या मैं अच्छी तरह जानता हूँ, और शायद ये भी जानती है। तुम सिर्फ हमारी जिंदगियों में जहर खोलने के लिए हमारे साथ चिमटे हुए हो। मैं इतना अंधा नहीं हूँ कि ये देख ना सकूँ, समझ ना सकूँ। इंसानी हमदर्दी का जो भूत तुम्हारे सर पर चढ़ा हुआ है ना, मैं इसे बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ।
तुमने नुसरत की बीमारी को सीढ़ी बनाया हुआ था सरवत तक पहुंचने के लिए। तुम्हारे पेट में रात दिन नुसरत के इलाज का जो मरोड़ उठ रहा था उसकी वजह मुझे बड़ी अच्छी तरह मालूम है। तेरे जैसे खसीस कुत्ते किसी को दमड़ी न दे, पर तू और तेरा वो दोस्त नुसरत के लिए हातमताई की कब्र पर लाते मार रहे थे। मैं सब जानता हूँ, 1 टके का रोजगार नहीं है तुम्हारा। वो इतनी बड़ी बड़ी रकमें कहाँ से आ रही थी? सब हराम का माल था, काले धंधों की कमाई थी। बोलो कमाई थी या नहीं? उसने जुनूनी अंदाज में पिस्तौल को मेरे सर के कुछ और करीब कर दिया। यूं लगता था कि वो किसी भी वक्त ट्रैगर दबा देगा। मैंने कहा तुम अपने हवास में नहीं हो, मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहता। क्यों बहस नहीं करना चाहते? वो चिल्लाया। रात को तो तुम पूरे वकील बने हुए थे, अपनी सफाई में दलीलें दे रहे थे, बता रहे थे कि वो गोलियां जहरीली नहीं थी। अब बताओ वो थी जहरीली या नहीं? बताओ तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी या नहीं? बताओ। इसका अंदाज डराने वाला था, लेकिन वो मुझे डरा नहीं सका। मैं सुकून से बैठा रहा। डर सिर्फ एक बात ही का था कि कहीं वो खुद डर कर गोली न चलाते। मैंने कहा यूसुफ, 2 ही बातें हैं, तुम झूठ बोल रहे हो या फिर तुम्हें गलत फहमी हुई है। उसने पिस्तौल पर अपनी गिरफ्त कुछ और मजबूत की और बोला, और यह भी गलत फहमी ही है कि कल रात तुमने मुझे रास्ते से हटाने की प्लानिंग की। जब सरवत ने तुम्हें बताया कि काली टोयोटा गाड़ी पर मुझे यहां से रवाना किया जा रहा है, तो तुमने इस गाड़ी को शिकार बना लिया। इसके नीचे बारूद लगाने के लिए घुस गए। वो रिमोट कंट्रोल डिवाइस तुमने लगाई या नहीं? मैं बारूद लगाने के लिए नहीं, उतारने के लिए घुसा था। तुम्हारी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल रहा था। तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला था। मुझे कुछ मालूम नहीं, हमें कुछ पता नहीं। सारा पता तो तुम्हें ही है ना। हमें तो बस गलत फहमियां ही हो रही हैं। गलत फहमियों का ठेका लिया हुआ हमने। और यह सरवत तो ऐसी बेवकूफ चाहेल है कि अपना अच्छा बुरा समझ नहीं सकती। तुम इसके सुहाग को बचाने के लिए इसका साथ देना चाहते थे, इसके साथ हारूना आबाद जाने के लिए इसके पीछे पीछे फिर रहते, पर यह तुम्हें बताए बगैर बस अड्डे चलेगी। तुमने फिर भी हिम्मत नहीं हारी, इसके पीछे गए, इसके साथ दर दर की ठोकरें खाई, होटलों के खाने जहर मार किए, अपनी जान खतरे में डाली। किस लिए? सिर्फ इसलिए कि इसका सुहाग बच जाए। तुम्हारे जैसे कजन तो सोने में तोलने के काबिल होते हैं। चच्चा और मामू जात बहनों की शादियां खानदान से बाहर भी हो जाएं तो पुरानी बातें भूलते नहीं। इनके लिए जान हथेली पर लिए फिरते, हर जगह इनकी जिंदगी को गुले गुलजार बनाने के लिए पहुंचाते। बड़े आला पाए के खुदाई खिदमतकार होते हैं ये कजन। मैंने गंभीर आवाज में कहा, यूसुफ तुम्हारे अंदर एक शक की शोहर बोल रहा है, इसके सिवा और कुछ नहीं। शट अप, आई से शट अप। वो धाड़ा, एक लफ्ज भी अपनी गंदी जुबान से ना निकालना और ना हमारे पीछे आने की कोशिश करना। मैंने कभी मक्खी तक नहीं मारी, लेकिन मैं कसम खाता हूं कि अगर तुमने हमारा पीछा ना छोड़ा तो मैं शूट कर दूंगा, तुम्हें शूट कर दूंगा। मैं सरवत की तरफ देखा, सीने में भरता हुआ दुख का धुआं कुछ और कह रहा हो गया। सरवत की आंखों में भी मुझे अपनाइयत कम और खौफ से आता नजर आया। वो वाज़ेह तौर पर मुझसे डरी हुई लगती थी। यूसुफ उल्टे कदमों पीछे हटा। उसने ट्रिपल टू राइफल उठाकर अपने कंधे से लटका ली, एक बैग अपने गले में झुला लिया और जाने के लिए तैयार हो गया। इस कार्रवाई के दौरान में उसने 1 सेकंड के लिए भी अपनी नजरें मुझ पर से नहीं हटाई थी। पिस्तौल उसके दोनों हाथों में था, हाथों में लर्जिश थी। चलो सरवत, उसने कहा। सरवत ने एक बार बेबसी से मेरी तरफ देखा और फिर शौहर की हदायत पर अमल किया। यूसुफ ने एक बार फिर कहरनाक नजरों से मुझे देखा और उल्टे कदमों पीछे हटा। यही वक्त था जब उसे ठोकर लगी और वो लड़खड़ाकर पुश्त के बल के रहा। मेरी ये मोहलत बहुत थी, दरमियानी फासला 10 से 15 कदम से ज्यादा नहीं था। मैं झपटा, उसने लेटे लेटे गोली चलाई, धमाके से शोला निकला। गोली मेरे चेहरे को सेंटीमीटर्स के हिसाब से चूती हुई गुजर गई। इससे पहले कि वो दूसरा फायर कर सकता, मैं उसके ऊपर था। मैंने सबसे पहले उसके पिस्तौल ही को दबोचा। पूरे जोर से उसकी कलाई मरोड़ कर मैंने उसके हाथ को झटका दिया। पिस्तौल पके हुए फल की तरह उसके हाथ की शाख से जुदा हो गया। मैंने चंद जोरदार घूंसे उसके नहायत गोरे चिट्टे चेहरे पर रसीद किए। उसके होंठों और नाक से खून बह निकला। मैंने उसे बालों से पकड़ कर उठाया और पेट में लात रसीद की, फिर चेहरे पर घुटने की भरपूर जरब लगाकर दूर फेंक दिया। मेरा दिमाग अंगारा बना हुआ था। मैंने मिट्टी में लथड़ा हुआ पिस्तौल उठाया। राइफल अभी तक यूसुफ के कंधे से झूल रही थी, लेकिन उसे इस्तेमाल करने का उसे होश ही नहीं था। जैसा कि बाद में पता चला, उसे उसके सेफ्टी केज का ही पता नहीं था। मैंने पिस्तौल उसकी गर्दन में धंसा दिया। वो लंबी जर्द घास पर चित पड़ा था। प्लीज ताबिश, सरवत लपक कर आगे आ गई। मैंने दांत पीसते हुए कहा, कुत्ते, अगर मैं तेरी जान ही लेना चाहता तो अब तक बहुत से मौके मिले थे। मैं अब भी तुझे मारकर यहां दफन कर सकता हूं, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। बता, मार दूं, चला दूं गोली? वो सख्ता जदा पड़ा था। उसकी हल्की बरौन आंखों में गहरे खौफ के सिवा और कुछ नहीं था। चेहरा खून से लथड़ता चला गया था। सरवत थर थर कांप रही थी और बेबसी की तस्वीर नजर आती थी। उसकी हालत देखकर मैंने यूसुफ की गर्दन पर से पिस्तौल हटा लिया, उसके कंधे से राइफल भी उतार लिया और 2-3 कदम पीछे हट गया। मैंने कहा, यूसुफ, तू बहुत बड़ा एहसान फरामोश है, इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। मैं नहीं दूंगा तो कोई और देगा। और यह भी याद रख, तू आज सरवत से जो भी कह ले, लेकिन सच में बड़ी ताकत होती है।
ये अपने आप को जाहिर करके रहता है। तेरा सच भी जरूर जाहिर होगा और शायद वही तेरी सजा भी होगी। अचानक मेरी जेब में पड़े हुए मोबाइल की बेल होने लगी। ये फोन मैंने 2 घंटे पहले ही फिर ऑन किया था। मैंने स्क्रीन देखी और दिल धड़क उठा। ये जगत सिंह का नंबर था। रात को जब मैं उससे राब्ते की कोशिश कर रहा था, एक मिस कॉल उस तक पहुंची थी। अब जगत कॉल बैक कर रहा था। मैंने अपनी निगाह यूसुफ पर रखते हुए कॉल रिसीव की। जगत की आवाज आई, हेलो कौन? मैंने तस्दीक के लिए कहा, आप कौन बोल रहे हैं? आपकी मिस कॉल आई थी। जगत फौरी तौर पर मेरी आवाज नहीं पहचाना। अब तस्दीक हो चुकी थी कि ये जगत ही था। मैंने कहा, जगत में ताबिश बोल रहा हूँ। बंदा खुदा कहाँ हो तुम? पिछले 10-12 घंटों में बहुत कुछ हो चुका है। यहाँ भी बड़ी गड़बड़ हुई है बादशाहजादे। दिमाग की बैंड बज गई है। तेरा अपना मोबाइल फोन कहाँ है? वो सरदारों की हवेली में रह गया। क्या मतलब? वो तो खुद नहीं है सरदारों की हवेली में। नहीं, ये तो बड़ी चंडीगढ़ है और वहां तो बड़ी तबाही मची है। 6-7 बंदे मरे हैं, 14-15 जख्मी हुए हैं। अभी तक आग लगी हुई है वहां। पर तुम इस वेले हो कहाँ? और छोटी तो खैरियत से है ना? हाँ, खैरियत से है। हम इस वक्त मुसीबत में हैं। सरदारों के लोग हमें ढूंढते फिर रहे हैं। रात तो किसी न किसी तरह गुजार ही ली हमने, पर दिन नहीं गुजरेगा। तुम किसी तरह हम तक पहुंचो। ले बादशाहजादे, तूने कहा उस सज्जन पहुंच गए। तू जरा अपने आड़े दुआड़े के बारे में बता, और अगर कोई निशानी भी आसपास है तो इसके बारे में भी टो दे मुझे। हम जरा बुलंदी पर थे। मैंने इर्द गिर्द देखा। दूर कुछ फासले पर एक भट्टा खश्त का खंडर सा नजर आया। मैंने उस बारे में जगत सिंह को बताया। वो बोला, मेरे ख्याल में ये 1 नहीं 2 भट्टे होंगे। जरा गौर से देख मेरे शहजादे। मैंने इनकार में जवाब दिया तो वो बोला, नहीं नहीं 2 होंगे, जरा आगे पीछे होके देख। मैंने थोड़ा सा दाएं बाएं होकर देखा। जगत सिंह ठीक ही कह रहा था। दूसरे भट्टे का मीनारा पहले भट्टे की बिल्कुल ओट में हो गया था। ये दोनों भट्टे न जाने कितनी मुद्दतों से बन पड़े थे। मैंने जगत को बताया कि मैंने दूसरा भट्टा भी देख लिया है। वो जो इसे बोला, मैं समझ गया, बिल्कुल समझ गया। लेकिन अब एक काम करना है तुमने। जहां पर हो वहां से 1 इंच भी इधर उधर हिड़ना नहीं। यहाँ हर जगह सरदारों के बंदे घूम रहे हैं, रोक रोक कर लोगों की तलाशियां ले रहे हैं और इनको बेइज्जत कर रहे हैं। हम बड़े तरीके से पहुंचेंगे यहाँ, बस तुम्हें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। और एक गल तो मैं भूल ही गया, और छुट्टी का पति मिला है तुम्हें या नहीं? हाँ, मिल गया है। मैंने सपाट लहजे में यूसुफ को देखकर कहा, जो अभी तक घास पर चित पड़ा था। मुबारकां, बहुत बहुत बधाइयाँ। भाई गुरु ने तुमको सफल किया है। छोटी तो आप खुश है ना? हाँ हाँ खुश है। बस अब तुम आने वाली बात करो। समझो कि हम चल पड़े हैं। ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे तुम तक। अगला 1.5 घंटा बड़े इस तरह में गुजरा। यहाँ भी एक गोली चल गई थी। डर था कि इस गोली की आवाज जगत सिंह से पहले ही सरदारों के हरकारों को यहाँ न पहुंचाते। मैंने यूसुफ और सरवत को दोबारा दरख्तों की कुदरती झोपड़ी में भेज दिया था और खुद बाहर पहरा दे रहा था। सरवत अंदर यूसुफ का खून आलूदा चेहरा धुला रही थी। दरअसल यूसुफ रात ही से किसी मौका की ताक में था। थकन के सबब जब मुझे कुछ देर के लिए नींद आई तो शिकारी अज्जू सिंह वाला पिस्तौल मेरी पेंट की जेब से फिसल कर घास पर गिर गया। तब तक उजाला हो चुका था। पिस्तौल यूसुफ को नजर आ गया। यह मौका उसके लिए बड़ा गनीमत था। उसने किस्मत आजमाने का फैसला किया। करीबन 1.5-2 घंटे बाद कुछ ऐसे आसार नजर आए जिनसे अंदाजा हुआ कि जगत सिंह हमारे आस पास पहुंच चुका है। दरख्तों में कुछ लोगों के हरकत करने के शवाहिद थे। फिर जगत की काल भी आ गई। उसने कहा कि वह पहुंच गए। हमें एक मुख्तसर सा जलूस नजर आया। 10-15 बंदे थे। देखने में ये अर्थी का जलूस था। चारपाई पर कोई फरबा शख्स बेसुध लेटा था। 6-7 अफराद चारपाई को कंधा देते हुए ला रहे थे। इनमें चौड़ा चकला जगत सिंह सबसे नुमाया नजर आया। इसका छोटा भाई गोविंदर भी इस मुख्तसर जलूस में शरीक था। वो लोग सीधे हमारे पास पहुंचे और जरा दम लेने वाले अंदाज में चारपाई दरख्तों के नीचे रखती। इधर उधर देखकर जगत सिंह मेरे पास आया। मेरे चेहरे की चोटों को देखकर वो हैरान हुआ। और ये क्या किया है बादशाहजादे? और यार बेली, हर चीज रल मिलकर खाते हैं और तुमने अकेले अकेले मार काली, और वो भी पेट भर के। बस हो गया था कुछ ऐसा। और ये चारपाई पर कौन है? एक मरीज। डॉक्टरों ने लाजवाब करके अस्पताल से वापस भेज दिया है। इसको इसके पिंड पहुंचाना है। पर तू बता, छोटी और इसका पति कहाँ है? अंदर इन टहनियों के नीचे। मैंने कुदरती झोपड़ी की तरफ इशारा किया। इसका पति ठीक ठाक तो है ना? मेरा मतलब है कोई चोट नहीं? कोई ऐसी खास नहीं। फिर तू इतना चुप चुप क्यों है? कोई खुशी नहीं है तेरे चेहरे पर? तेरा क्या ख्याल है, मुझे क्या क्या लगाने चाहिए? यार हम जानी दुश्मनों के घेरे में हैं। किसी वक्त कुछ भी हो सकता है हमारे साथ। ओह, अब कुछ नहीं होगा मेरे जिगर के टोटे। आप आ गए हैं ना, सब संभाल लेंगे। ये चारपाई पर वाकई कोई मरीज है या ट्रामा की है? जगत धीमी आवाज में बोला, मरीज भी है और ट्रामा भी। ये बंदा वाकई कैंसर का मरीज है। दिल्ली के डॉक्टरों ने ला इलाज करके भेज दिया है। ये लोग इसे वापस पिंड ले जा रहे हैं, चारपाई पर डालकर। तरशोला से 3-4 मील आगे तक ट्रैक्टर ट्राली पर आए हैं। अब पैदल जा रहे हैं। इनमें से एक बंदा गोविंदर का वाकिफ निकला है। दरअसल ये इसी पिंड के हैं जहाँ गोविंदर का रिश्ता होने वाला है।
हमने कहा कि हम भी आप लोगों के साथ चलते हैं, आप लोगों की मदद भी हो जाएगी। असलिया वगैरह कहाँ है? मैंने पूछा। जगत सिंह ने अपनी डब्बीदार सूती चादर की बुक्कल जरा सी खोली। ये देख, ये है तेरी लाडली LMG। इसकी गोलियां वक्र थैले में है, फ्रूट के नीचे। 2 और राइफलें भी हैं, वो भी इसी तरह बुकड़ों में है। 2-3 पिस्तौल भी हैं यार लोगों के पास। इसके अलावा आधे दर्जन काले अनार हैं। वो मानी खैर लहजे में बोला। कितने लोग हो तुम? मैंने पूछा। हम गोविंदर समेत कुल 9 बंदे हैं। अगर कहीं सरदारों से टाकरा हो गया तो देखना चक्के छुड़ा देंगे। पर यारा, वो तूने बताया नहीं तेरे मोबाइल पर रात को बोल कौन रहा था? वो उतार का बेटा हरि सिंह था। इस वक्त उन्होंने मुझे पकड़ा हुआ था। लगता है कि लंबी स्टोरी है। चल फिर पिंड पहुंच कर ही सुनेंगे। मरीज के वारसों के पास खाने पकाने के बर्तन, बिस्तर और कपड़े वगैरह भी थे। ये सामान वो अस्पताल ही में कयाम के दौरान भी इस्तेमाल करते रहे थे। दूर दराज देहात में रहने वाले लोग इस तरह बबा फैमिली अस्पताल में दाखिल होते हैं। मेरे और यूसुफ के कपड़े बहुत खस्ताहाल थे। मेरी शर्ट पर खून के बड़े बड़े दाग भी थे। गोविंदर सिंह ने मरीज के लवाहिकीन को बताया कि कुछ बदमाशों ने हम दोनों को मारा पीटा है और हमारे हुलिये खराब किए। गोविंदर के कहने पर इन लोगों ने 2 जोड़े हमें फराम कर दिए जो मैंने और यूसुफ ने पहन लिए। ये करीबन हमारे नाप ही के थे। दरअसल धोती का तो कोई नाप ही नहीं होता। कुर्ते हमें ठीक आए। जगत ने सरवत को एक लंबी देहाती चादर फराम कर दी जिसने उसे सरतापा छुपा लिया। कुछ ही देर बाद हम जगत और गोविंदर के हमरा चारपाई के पीछे पीछे रवाना हो रहे थे। जगत और उसके साथी बारी बारी चारपाई को कंधा पीते रहे थे। जगत ने कहा था कि वो गांव पहुंचने तक मुझसे मेरी रुदाद नहीं सुनेगा, मगर वो सब्र नहीं कर सका। मेरे साथ साथ चलते हुए धीमी आवाज में बोला, यारा वहां वेली में तो बड़ा कोहराम मचा है। पता चला है कि सरदार अवतार सिंह की धी का मामला था। वो किसी पाकिस्तानी मुंडे से प्रेम करती थी। कोई सिख मुंडा था। वो एक दफा भागकर पाकिस्तान भी चली गई थी, पर ये लोग उसे वापस ले आए। अब जोरा जोरी उसका ब्याह कर रहे थे। मैं गहरी सांस लेकर रह गया। मेरा अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ था। ये वही ननकाना साहब वाला मामला था जिसका थोड़ा सा तस्करा करियाना फरोश लतीफ ने भी किया था। मैंने कहा, जगत कुछ ऐसा ही मामला था। अब क्या हालात हैं? कुछ पता चला है लड़की के बारे में? बस यही कि निहाल बरादरी के लोग उसे अपने साथ ले गए। अब वो कुछ दिन इसे कहीं छुपा कर रखेंगे। फिर हो सकता है कि किसी तरह पाकिस्तान भेज दें या वो मुंडा यहाँ आ जाए और लड़की के साथ फेरे कर ले। वो निहाल बरादरी का ही मुंडा है। निहालों के कुछ रिश्तेदार यहाँ इंडिया में हैं, कुछ पाकिस्तान में। और क्या पता चला है? मैंने पूछा। बस वही खून खराबे की बातें ही हैं। वो धीमी आवाज में बोला। इस लड़ाई में निहालों के 3 और सरदारों के 4 बंदे मारे गए। मरने वालों में लड़की का दादा भी है। पता नहीं को किसकी गोली से मरा है। हवेली का भी काफी नुकसान हुआ है। कच्चे हिस्से में छतें गिर गई हैं, पक्के हिस्से में दीवारों में तराड़ें आ गई हैं। 2-3 थानों की पुलिस भी आ गई वहां। लेकिन तुम बताओ, तुम कैसे निकले वहां से? बस इस भगदड़ और अफरा तफरी में हमें निकलने का मौका मिल गया। तुम कहते हो कि तुम्हें सरदार उतार ने पकड़ लिया था? हाँ, वही यूसुफ वाला चक्कर जो तुम्हें कल बताया था। इन कमीनों ने यूसुफ की गाड़ी के नीचे बारूद लगाया हुआ था। डायनामाइट के 7-8 डंडे थे। तुम्हारे वक्त पर ना पहुंचने की वजह से सब कुछ गड़बड़ हो गया। जब मैंने देखा कि अब यूसुफ की जान चली जाएगी तो मैंने गाड़ी के नीचे घुसकर बारूद उतार लिया। इस दौरान में पहरेदारों ने मुझे देख लिया और पकड़ लिया। बहुत से मेहमान मौका पर जमा हो गए थे। सरदार उतार ने बात बनाई कि बारूद मैंने गाड़ी के नीचे लगाने की कोशिश की है। मेरे बाद सरवत को भी पकड़ लिया गया। मैंने सारी बात जगत को बताई। वो बड़ी हैरत से सुनता रहा। इस बात पर वो सख्त अफसुर्दा नजर आया कि यूसुफ मेरा एहसानमंद होने के बजाय मुझे शक की नजरों से देख रहा है और कुछ नाराज भी है। जगत बड़ा जांदीदा शख्स था। वो बहुत पहले से जान चुका था कि मेरा सरवत का जज्बाती ताल्लुक मौजूद है। उसे जोधपुर में मुझसे उसकी तस्दीक भी करनी चाहिए थी, मगर मेरे खुश्क जवाब के बाद खामोश हो गया था। अभी वो एक गहरी और ठंडी सांस लेकर रह गया। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, जगत ये जो कुछ भी है हमारा अंदरूनी मामला है। मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ कि इस बारे में तुम यूसुफ या सरवत से कोई बात नहीं करोगे, और अगर तुमने की तो फिर मेरा तुम्हारा ताल्लुक बिल्कुल खत्म। उसके चेहरे पर कर्ब के आसार थे, तहाँ वो पुरतहम्मुल अंदाज में बोला, बादशाहज़ादे तुझे कहा है ना, आपा यारों के यार हैं। जो यार ने कह दिया वो पत्थर पर लकीर हो गया। आपा इस बारे में जीते जी जुबान नहीं खोलेंगे। बाकी तुम्हारी सारी कहानी बड़ी चंगी तरह समझ में आ गई है, और कहानी भी कौन सी नहीं है। वही सदा का रोना, प्रेम, विछोड़ा, शादी और फिर वही जीवन का रोग। मैंने सुनी अनसुनी करते हुए कहा, गोविंदर को भी इस बारे में कुछ नहीं बताओगे? नहीं बताऊंगा यारा, वचन है वचन। थोड़ी देर बाद एक जगह हमें चंद मुसल्ला घुड़सवार नजर आए। उनकी रंग बिरंगी पगड़ियां घोड़ों की चाल के साथ साथ ऊपर नीचे हो रही थी। अंदेशा था कि ये सरदारों के हरकारे हैं। जगत सिंह और उसके साथियों ने मुझे और यूसुफ को अपने दरमियान कर लिया। यूसुफ के हुलिये को मजीद तकवीयत देने के लिए उसके सर पर सामान की एक गठड़ी भी रखती गई। घुड़सवार हमारे करीब से हमें घूरते हुए गुजरे। एक शख्स ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? लंगड़ीपुर जी।
जगत सिंह ने जवाब दिया। रास्ते में कोई शहरी बंदा तो नहीं देखा? नहीं जी, जगत ने पूरी वसूख से जवाब दिया। कोई शहरी कुड़ी? नहीं चौधरी जी। घुड़सवार कुछ मजीद करीब आ गए। वो शक्लें देख रहे थे। चादर के नीचे मेरे हाथ बेसाख्ता राइफल के दस्ते की तरफ रिंग गए। यकीनन जगत वगैरह भी अलर्ट हो गए थे। इसी दौरान में चारपाई पर लेटा हुआ मरीज बुरी तरह खांसने और उबकाइयां लेने लगा। उसे उठाने वालों ने चारपाई नीचे रख दी और पानी वगैरह पिलाने में मसरूफ हो गए। घुड़सवार घोड़े दौड़ाते और मिट्टी उड़ाते हुए आगे निकल गए। जगत सिंह ने कहा, ये सरदारों के पालतू कुत्ते थे, मुझे पूरा विश्वास है। मैंने कहा, यह भी तो हो सकता है कि पुलिस वाले हों सादा कपड़ों में। नहीं यारा, पुलिस या BSF वाले को मैं 1 मील से देखकर पहचान लेता हूँ और 6 मील दूर से इसकी बू सूंघ लेते हैं बाजी। गोविंदर ने बड़े भाई का फिक्रा मुकम्मल किया और मनमोजी अंदाज में मुस्कुराने लगा। मेरा यह अंदाजा दुरुस्त साबित हो रहा था कि रात को मुझसे फोन पर राब्ता करने वाला भी कोई इंस्पेक्टर नहीं, सरदारों ही का कारिंदा था। हम जिस गांव में पहुंचे उसका नाम अजीब था, लंगड़ीपुरा। पंजाब के देहात में अक्सर नाम इसी तरह के होते हैं। हम जिस घर में उतरे वो जगत के छोटे भाई गोविंदर का होने वाला ससुराल था। इस घर में गोविंदर की होने वाली बीवी रजनी कौर और उसकी बूढ़ी माता के सिवा और कोई नहीं था। रजनी कौर BA की तैयारी कर रही थी। गांव में रहने के बावजूद शहरी रंग ढंग की लड़की थी। वालदा की नज़र खासी कमज़ोर थी और वो दिन के वक्त भी मुश्किल देख पाती थी। मैंने जगत से मशवरा करके सरवत और यूसुफ को घर का अंदरूनी कमरा दिया। आज सवेरे वाले वाक़े के बाद मैं यूसुफ पर एतबार करने को हरगिज़ तैयार नहीं था। मैंने जगत से भी कह दिया था कि घर में यूसुफ की नकलो हरकत पर नज़र रखनी है।